बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? साइटोस्केलेटन के बारे में बात करेंगे। अब ये जो साइटोस्केलेटन है, ये केवल साइटोस्केलेटन नहीं है। आज हम लोग इसमें 3 अलग अलग चीजों की बात करेंगे, केवल साइटोस्केलेटन की बात नहीं करेंगे। आज इसमें हम लोग 3 चीजों की बात करेंगे, 4 चीजों की। आज हमारा मतलब एक टोटली 3 सेल ऑर्गेनेल खत्म होगा। 3 सेल ऑर्गेनेल आज खत्म होगा। एक साइटोस्केलेटन खत्म होगा, एक सीलिया फ्लैजिला खत्म होगा और एक हमारा सेंट्रियोल खत्म हो जाएगा। ये 3 सेल ऑर्गेनेल आज के आज आपके खत्म हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग बाद में बात करेंगे राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम एक बार हम लोग बात कर भी चुके हैं और जो थोड़ी ज्यादा बात करनी है आपसे वो यहां पे मैंने स्लाइड बनाई हुई है, वो हम लोग एक लेक्चर का, ये छोटा सा है लेकिन मैं नहीं चाहता था कि बड़ा सा जो लेक्चर बनने वाला है आज का, ये जो है आपके लिए प्रॉब्लम करे। तो पहले हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह समझेंगे और मैंने इसीलिए सबको इसलिए बुलाया था क्योंकि हो सकता है कि मैंने आपको कुछ कम बताया हो या कुछ ज्यादा बताया हो सकता है ना बताया हो, तो आज आप कुछ एक्स्ट्रा सीख करके जाएंगे यहां से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। अब देखिए, आप सब लोग जानते हो स्केलेटन क्या चीज होता है। स्केलेटन मतलब किसी भी चीज को एक ढांचा प्रोवाइड कराना, मतलब एक ढांचा ही, मतलब किसी भी चीज का एक ढांचा। एक ढांचा मतलब कि जैसे मान लो आपका घर है, आपके घर में जरूरी नहीं पता चला जब आप घर में घुसो तो घर फूल जाए और जब आप घर से निकलो तो घर पचक जाए, ऐसा तो नहीं होता है। आपके घर का जो एक स्ट्रक्चर है वो हमेशा उतना बना रहता है। 4 पिलर का बना हुआ है, 4 पिलर से वो स्ट्रक्चर हमेशा बना रहेगा, मतलब घर में उतना स्पेस हमेशा रहेगा, चाहे आप हो चाहे आप ना हो। जैसे आपकी टंकी है, आपकी टंकी जो है उसमें पानी है तो भी टंकी उतनी बड़ी है, पानी नहीं है तो भी टंकी उतनी बड़ी है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो भरपूर तरीके से मजबूत फाइबर से बना हुआ है। दूसरी बात, वो एक स्केलेटन बना हुआ होगा उसका। चलिए, अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा एग्जांपल लीजिए। गुब्बारा देखिए आप, गुब्बारे के अंदर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो गुब्बारे के स्ट्रक्चर को कांस्टेंट रख पाए। जब उसमें हवा जा रही है तो गुब्बारे का स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है, जब उसमें से हवा निकल रही है गुब्बारे का स्ट्रक्चर बदल जा रहा है। कहने का मेरे मोटे मोटे बात इतना है, देखो मोटी मोटी सी बात इतनी है कहने का कि साइटोस्केलेटन जो होता है वो हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म रहे चाहे ना रहे, हमारे सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है? साइटोस्केलेटन करता है। नो डाउट हमारे सेल को मूवमेंट कराने में, हमारे सेल को शेप देने में साइटोप्लाज्म का भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा जो रोल है वो है हमारे साइटोस्केलेटन का। किसका है? साइटोस्केलेटन का है। आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि जब रॉबर्ट हुक जी ने हमारे सेल को देखा तो हमारी सेल को देखने के बाद उन्होंने, बोला जाता है कि लिविंग सेल्स को नहीं देखा, मतलब उसके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद नहीं था। तो मेरे भाई, जब उसमें साइटोप्लाज्म मौजूद नहीं था तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक स्केलेटन देखा। अब वो जो स्केलेटन उन्होंने देखा, वो स्केलेटन किसी ना किसी चीज से बना होगा कि नहीं बना होगा। अगर वो एनिमल सेल थी, वैसे वो प्लांट सेल थी, लेकिन अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, चलिए मान लेते हैं आपकी बात करते हैं प्लांट सेल की। मान लो भैया प्लांट सेल अगर आपका है तो उसकी सेल वॉल काफी मजबूत होती है। मैं मान लूंगा कि भाई उसका ढांचा सेल वॉल ने बनाया होगा, मैं इस बात को तो मान सकता हूं भाई। आपके कहने का मतलब कि चलो भाई सेल वॉल थी, सेलुलोज थी और उसी के कारण उसका जो स्ट्रक्चर था वो प्रॉपर इस शेप का बना हुआ था। ठीक है, वो प्रॉपर इस शेप का बना हुआ था। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, मान लिया आपकी बात को। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम एक चीज की और है। प्रॉब्लम एक चीज की ये है, यहां पे प्रॉब्लम एक चीज की ये है, थोड़ा सा नेटवर्क की भी आज इश्यूज हैं, 1 मिनट रुके रहिएगा। नेटवर्क इश्यूज है थोड़ी। चलिए, तो यहां पे जो साइटोस्केलेटन है आपका, अब ये आपका साइटोस्केलेटन, ये मान लीजिए मैंने कहा कि भाई सेलुलोज की बनी हुई है, तो अगर वो सेलुलोज की बनी हुई है, तो वो साइटोस्केलेटन आपका प्रॉपर बना हुआ है, मान लेते मजबूत है भाई, ओके ठीक है, सेल वॉल है, बना हुआ होगा। लेकिन एनिमल सेल तो जो है मेरे भाई, एनिमल सेल तो किसी तरह का सेल वॉल नहीं है, तो उसका साइटोस्केलेटन कैसे बना है, इसी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो उसका साइटोस्केलेटन है वो कैसे बना है। इसका मतलब यह है कि हमारे सेल वॉल को या हमारे सेल को
अंदर से कोई ना कोई चीज क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है, जो इसके बाहर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर आने नहीं दे रहा है। अदरवाइज अगर ये ना हो, अगर ये चीजें ना हो तो ये क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म सूखने के बाद सेल हमारी श्रिंक हो जाएगी, इतनी बड़े में आ जाएगी। मतलब अंदर से कोई ना कोई चीज है, कोई ना कोई प्रोटीन्स है, कोई ना कोई चीज है जो इसके बाहर की तरफ इस तरीके से ठेले हुए हैं। मतलब एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं और वो स्ट्रक्चर कभी बिगड़ नहीं सकता। ऐसा नहीं ठेले हुए, परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, एक ढांचा बनाया हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? और वो ढांचा हमेशा मौजूद होता है, हमेशा होता है हमारे सेल के अंदर। इसी को तो हम लोग स्केलेटन कहते हैं, इसी को हम लोग स्केलेटन कहते हैं। और इसी स्केलेटन के कारण हमारे सेल का एक प्रॉपर शेप होता है, एक प्रॉपर साइज होता है। हम उसी की बात करेंगे कि कौन सी वो चीज है जिसके कारण हमारे सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके का है। और आज जो हमारा मेन टारगेट पॉइंट है वो है माइक्रोट्यूब्यूल। ध्यान रखिएगा, आज हमारा जो टारगेट पॉइंट है वो है माइक्रोट्यूब्यूल, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल वो स्ट्रक्चर है जो साइटोस्केलेटन में भी बनाएगा, मदद करेगा। केवल माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन नहीं बनाता है, साइटोस्केलेटन कुछ और भी चीजें बनाती है, कुछ और भी चीजें जो साइटोस्केलेटन बनाने में मदद करती है, हम उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो आपको सीलिया, सेंट्रियोल और साइटोस्केलेटन तीनों में दिखाई देता है। और तीनों में ये एक एसोसिएटेड रोल प्ले करता है। एसोसिएटेड रोल मतलब आप तीनों सेल ऑर्गेनेल को देखोगे या तीनों कंपोनेंट को देखोगे सेल के, जो एक साथ काम करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं और बिल्कुल अलग काम करते हैं। मतलब इनका काम एसोसिएटेड नहीं होता है, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल बहुत बढ़िया एसोसिएटेड होता है। सभी के साथ ये कैसे फंक्शन करेगा उसी के बारे में हम लोग यहां पे बात करेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले आपके सामने जो डायग्राम है, काफी बढ़िया डायग्राम है और बहुतों सारे डायग्राम है हमारे पास में, एक डायग्राम नहीं हमारे पास में, बहुतों सारे डायग्राम है। आज हमारे पास डायग्राम बहुत भर भर के हैं और ये सारे डायग्राम का कॉन्सेप्ट केवल एक है। जब आप इसको समझ जाओगे तो आपको ये डायग्राम सब पानी और कूड़ा लगने लगेगा, लेकिन अभी ये बहुत ही अच्छा आपको समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए, बीच वाले को। चलिए, अब अगर आप इस डायग्राम को देखिए तो आपको इस डायग्राम में मैं आपको बता दूं कि ये डायग्राम का मान लो सेल है, ये पूरा एक सेल है, ये पूरा क्या है, एक सेल है, ये पूरा एक सेल है, ठीक है। ये पूरा एक सेल है, ये देखो बगल में दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा एक सेल है, ठीक है। ये मान लेते हैं ये सेल का एक छोर है, ये सेल का दूसरा छोर है, और सेल के अंदर क्या भरे हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भरे हुए हैं। देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहीं बगल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाई दे रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बीच बीच में देखो ये सब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और आपको दिखाई दे रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं और जाके जुड़ी हुई हैं हमारे मेम्ब्रेन से। किससे जुड़ी हुई हैं, हमारे मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई हैं। देख रहा है, ये कुछ चीजें निकली हुई हैं, फिलामेंट निकले हुए हैं और ये फिलामेंट जाकर के जुड़े हुए हैं हमारे मेम्ब्रेन से। इसका मतलब ये छाते की तरफ, जैसे छाते में तीली होती है ना, छातों को खड़ा कर देती है, उसी तरह से ये भी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या किए हुए, सपोर्ट दिए हुए कि भैया नीचे मत आ जाना, इसमें साइटोप्लाज्म भले सूख जाए लेकिन तुम नीचे मत आना, तुम नीचे मत आना, तुम ऐसे जैसे हो वैसे ही बने रहना। छाता होता है ना, छाते की तीलियां जब अपना शेप से चेंज करती है तो छाता बंद हो जाता है, और तीलियां जब ऊपर रहती है तो छाता खुला रहता है। तो उसी तरह ये तीलियों की तरह ही ये इस सेल वॉल को टाइट रखती है, सॉरी सेल वॉल बोल दिया, इस मेम्ब्रेन को टाइट रखती है, जिससे ये मेम्ब्रेन कभी भी श्रिंक होने नहीं पाती और एक स्केलेटन बना रहता है। यार ढांचा ही क्या, ढांचे का काम ही क्या, जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, आपकी बॉडी का भले सारा का सारा साइटोप्लाज्म सूख जाए, भले सारी मसल्स खा जाए दुनिया, लेकिन अगर आपकी बॉडी की हड्डियां हैं तो आपका स्केलेटन देख के पता चलेगा कि यह ह्यूमन बीइंग ही था। क्यों? क्योंकि हड्डियों ने उसे अपनी जगह पे खड़ा रखा। समझ में आई मेरी बात की नहीं? तो यहां पे यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये होते हैं फिलामेंट जो हमारे ऑर्गेनेल से जुड़े होते हैं और फिर सपोर्ट देते हैं हमारे ऑर्गेनेल के थ्रू हमारे सेल मेम्ब्रेन को।
और हमारे सेल मेम्ब्रेन से जुड़ करके एक तरह से, जैसे होता नहीं किसी को ऐसे दूर से रोक देना, रोके रहते हैं, पुश करके रोके रहते हैं कि भाई नहीं मेम्ब्रेन तुम नीचे मत आना वरना मेरी सेल ऑर्गेनेल खतरे में आ जाएगी। भले हमारा साइटोप्लाज्म कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम वहीं का वहीं बने रहना। अगर ऐसा ना होता तो आप खुद सोचिए, जब मान लो हमारी सेल का कोई साइटोप्लाज्म सूख जाता तो वहां की सेल श्रिंक हो जाती कि ना हो जाती? तो क्या खींच करके चमड़ा टूट ना जाता, कहीं से कटफट ना जाता अपने आप? पर ऐसा नहीं होता है ना। भले हम बुढ़े हो जाएं, भले हमारा साइटोप्लाज्म सूख जाए, लेकिन हमारे सेल का ढांचा बना रहता है। स्किन में कभी आपको देखोगे श्रिंक नहीं हो जाती स्किन एकदम से, समझ लो, ढांचा बना रहेगा। साइटोप्लाज्म सूख जाएगा जिससे झुर्री पड़ जाएगी, लेकिन वो जो ढांचा है वो हमेशा बना रहेगा। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये ढांचा होता है, ये हमारे स्केलेटन देते हैं, और इसमें केवल ये बीच के जाल युक्त ही चीजें नहीं होती, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर ही नहीं होता, यही फिलामेंट नहीं होता, इसमें 3 फिलामेंट काम करते हैं। कितने फिलामेंट काम करते हैं? 3 फिलामेंट काम करते हैं। एक तो ये बीच वाला जो आपको जालनुमा दिख रहा है, इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। और ये जो है फिलामेंट, ये डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से बने होते हैं। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, ये कौन से डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से बने होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? उसके बाद बीच बीच में आपको एक रॉड शेप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, गोला गोला सा, ये ग्रीन वाला। ये जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ना रॉड शेप का, ये ऐसा नहीं होता है। ये स्ट्रक्चर छोटे छोटे प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इन प्रोटीन का नाम है, गोल गोल प्रोटीन का नाम है ट्यूब्यूलिन। क्या नाम है? ट्यूब्यूलिन। ध्यान सुनिएगा, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, और यही ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो है आपकी माइक्रोट्यूब्यूल बनाती है। मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये माइक्रोट्यूब्यूल है, और माइक्रोट्यूब्यूल इन छोटे छोटे प्रोटीन से बना होता है ट्यूब्यूलिन, जिसमें दो तरह की प्रोटीन होती हैं, एक अल्फा और एक बीटा। वो सब मैं भी आपको ध्यान से बताऊंगा। उसके बाद जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के पास में एकदम, मतलब सेल मेम्ब्रेन को घेरे हुए एक स्केलेटन होता है, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक स्केलेटन होता है, उस स्केलेटन का नाम है, या उस मेम्ब्रेन या फिर उस फिलामेंट का नाम है माइक्रोफिलामेंट। ये मेम्ब्रेन से बिल्कुल सटा हुआ होता है, हमारे मेम्ब्रेन को सपोर्ट देता है। इस फिलामेंट को माइक्रोफिलामेंट कहते हैं, और ये एक्टिन से बना होता है, एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। सब लोगों को फिर से मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो माइक्रोफिलामेंट है, ये माइक्रोफिलामेंट आपका सेल मेम्ब्रेन से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। लुक एट दिस, दिस इज द माइक्रोफिलामेंट। ये जो किनारे किनारे दिखाई दे रहा है ना, ये आपकी एक सेल है, मान लो ये सेल है ना। ये जो बीच में बिल्कुल झालरनुमा बना हुआ है बिल्कुल इस तरीके से, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है। कैसा फिलामेंट है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये इसलिए किनारे दिखाया हुआ है कि ये रेशा रेशा निकल करके एक मेम्ब्रेन, एक स्ट्रक्चर बना लिए, एक पूरा घेरा बनाया। देखिए यहां पे दिख रहा है ना, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ये निकल के बनाए हुए, ये बिल्कुल सेंटर से निकल के बनाए हुए। देखो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं, और जो किनारे किनारे फैले होते हैं, बिल्कुल सेल वॉल के बीच में फैले होते हैं, वो माइक्रोफिलामेंट होते हैं। और क्या तुम्हें ये स्ट्रक्चर देख के कुछ याद आ रहा है? क्या कहीं ये स्पिंडल फाइबर तो नहीं है सेल डिवीजन वाला? जी हां, वही है। जी हां, वही है। यही तो है माइक्रोट्यूब्यूल। और माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो मैंने कहा आपसे कि 3 जगह काम में आता है। अभी आप इसको देख रहे थे कि ये रोल प्ले कर रहा है साइटोस्केलेटन का, साइटोस्केलेटन बनाने का, जो इस तरह का साइटोस्केलेटन बनाता है जब हमारी सेल डिवाइड करती है। ध्यान सुनिएगा, माइक्रोट्यूब्यूल पहले नहीं बनता है, पहले सेल के अंदर ये नहीं बनता है माइक्रोट्यूब्यूल। जब नई नई सेल डिवाइड करती है, नई सेल डिवाइड करने होती है, उसी समय माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होता है, और वहां पे ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, और ये यहां से इसको सेपरेट करने का काम करते हैं। वो सब मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि माइक्रोट्यूब्यूल भी एक इंडोस्केलेटन या फिर एक साइटोस्केलेटन बनाने का काम करते हैं, जो किससे बने होते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये बात आपको सबसे पहले ध्यान में रख लेनी है। अब यहां पे मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से। एक बात बताइए, अच्छा अभी तक मैंने जितनी बात बताई सबको समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ,
जितनी बात मैंने आपको बताया सबको समझ में आया क्या? आया बढ़िया से? या फिर एक बार और मुझे सही से बताइएगा। देखिए मैं पूरी कोशिश लगा के बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप अभी बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मान रहा हूं। ओके फाइन, ठीक 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 ठीक। तो 3 फिलामेंट को आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1 इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो पूरे सेल पूरे साइटोप्लाज्म में, देखो साइटोप्लाज्म में तो तीनों फैले होते हैं यार, इसीलिए तो ये साइटोस्केलेटन है ना। साइटोप्लाज्म में तीनों होते हैं, लेकिन ये जो नेट लाइक स्ट्रक्चर जो बनाता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। और जो माइक्रो फिलामेंट होता है वो मेम्ब्रेन के पास में होता है, वो बीच में बिल्कुल नहीं होता, सेंटर में उसको सपोर्ट नहीं देता है। सेंटर में नेट लाइक स्ट्रक्चर बना के सपोर्ट देने का काम माइक्रो फिलामेंट का है, ओ सॉरी वो हाँ इंटरमीडिएट फिलामेंट का है। इंटरमीडिएट बीच में बोलते हैं इसको, माध्य जिसको बोलते हैं, मतलब बीच में, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। ये अलग तरह के प्रोटीन से बनेंगे, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन अलग तरह से प्रोटीन से बनेंगे। हम माइक्रोट्यूब्यूल को ध्यान देंगे। अब यहां पे ध्यान सुनिएगा, एक बात बताइए, जब नई नई सेल डिवाइड करती है, तो डॉटर सेल जब डिवाइड करती है, तो मैंने आपको एक चीज बताया हुआ था। चलिए आइए थोड़ा सा इसको अच्छे से जानते हैं हम लोग। 1 मिनट रुके रहिएगा। हाँ चलिए 1 मिनट। हाँ देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा। लुक एट दिस। देखिए, अब मैंने आपको एक चीज बताया हुआ था, बहुत पहले की बात है। अब आपको मैंने कहा था कि हमारी सेल साइकिल होती है। ये सेल देख लो भाई मेरी भी, ये मान लो हमारी कोई एक सेल है, सेल साइकिल है। मैंने बताया था हमारी सेल साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस होती है, G1 S G2 M, G1 S G2 M। फाइन, ये बताया हुआ था आपको। मैंने आपको कहा था G1 स्टेज में हमारी जो सेल होती है वो ग्रोथ करती है, नो डाउट बिल्कुल ग्रोथ करेगी। अभी आपने जो माइक्रो 1 मिनट, 8 बज गए, 8 बजे का आपका अलार्म रहता है। अब देखिए यहां पे ये जो जीवन होता है, जीवन में मैंने कहा कि जो सेल होती है सबसे पहले न्यूक्लियस बनता है। और न्यूक्लियस सबसे पहले इसीलिए बनता है क्योंकि न्यूक्लियस के पास में होता है क्रोमोसोम। तो सेल के अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, राइबोसोम, ये सब जो भी बनना है वो सब न्यूक्लियस के बलबूते पे है ना। तो न्यूक्लियस सबसे पहले बनेगा, उसके बाद सारे सेल ऑर्गेनेल बनेंगे। तो जीवन फेज में सेल अपने आप पे अपने कंटेंट को बढ़ाती है, खा पी के मोटी तगड़ी हो जाती है। नेक्स्ट सेल एंटर करती है आपके एस फेज में। एस फेज में जब सेल एंटर करती है तब तक उसकी साइज थोड़ी इंक्रीज हो गई होती है। और यहां मैंने बताया था कि 2 फंक्शन होता है। यहां पे एक फंक्शन होता है डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। और दूसरा जो यहां पे फंक्शन होता है, दूसरा फंक्शन होता है, वो दूसरा फंक्शन यहां पे होता है आपका सेंट्रियोल का डिवीजन, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। पहले सेल में ये सेंट्रियोल का मान लो एक सेंट्रोसोम, जिसको आप सेंट्रोसोम बोलो, ये सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। ये पूरा सेंट्रोसोम है और ये हमारा सेंट्रियोल है। अब ये सेंट्रियोल पहले इस तरह से एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? सिंगल। लेकिन जब ये डिवाइड करता है तो ये 2 बन जाता है। कितना बन जाता है? 2। ऐसा स्ट्रक्चर ये होता है सेंट्रियोल, और ये डिवाइड करके 2 और बन जाते हैं, 2 बन जाते हैं। कैसे कितने बन जाते हैं? 2। और ये एक इस पोल पे चला जाता है और ये एक इस पोल पे चला जाता है। समझ लो नहीं? दोनों अपोजिट पोल पे जो है वो क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। कब? एम फेज में। एम फेज में सेंट्रियोल जो पहले जब ये डिवाइड करता है तो ये कहां रहता है? न्यूक्लियस के पास रहता है। कहां रहता है? न्यूक्लियस के पास रहता है। लेकिन जब ये एम फेज में जाता है तो दोनों क्या हो जाते हैं? एक सेल के एक तरफ और एक सेल के एक तरफ चले जाते हैं। और आपको पता है यहां के बाद ये मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। ये चलो, ये सब बातों का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। यहां पे अभी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर जो बच्चा नहीं जानेगा उसको मेरा लेक्चर समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा आपको। बस आपको यहां पे मैं ये बताना चाहता था कि सेंट्रियोल जो है वो क्या करता है? डुप्लीकेट करता है। और डुप्लीकेट करते वक्त
ये कहीं ना कहीं हमारे सेल को 20 से डिवाइड करने में काफी मदद करता है ना। हमारे सेल को अपनी तरफ खींचने का मतलब एनाफेज में ये इस पोल की तरफ खींचता है सेल और ये इस पोल की तरफ, और सेल 20 से क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है। यहां पे एक माइक्रोफिलामेंट का मतलब एक सेंट्रियोल, इस वाले सेल के पास एक सेंट्रियोल, मतलब डिवाइड करेगी जब दो सेल तो एक सेंट्रियोल यहां और एक सेंट्रियोल आपकी यहां पे। समझ गए मेरी बात? ये हमारा सेंट्रियोल होता है। अब आप बोलोगे सर अभी तो पढ़ा रहे थे माइक्रोफिलामेंट, अभी पहुंच गए सेंट्रियोल में। मेरे बच्चों जो सेंट्रियोल होता है वो बना किससे होता है? जो सेंट्रियोल होता है वो भी किससे बना होता है? वो भी बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल से। सेंट्रियोल भी किससे बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ होता है। अब आप बोलोगे सर ये तो चलो ठीक है भाई, बात मान ली माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ होता है, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल से बनने के कारण सेंट्रियोल का क्या अर्थ है? देखो, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर में साइटोस्केलेटन में रोल पार्टिसिपेट करना और सेंट्रियोल का सेल डिवीजन में रोल पार्टिसिपेट करना और सेंट्रियोल का इसमें दो जगह पे रोल पार्टिसिपेशन हुआ, सेंट्रियोल का उसके बाद इसमें रोल पार्टिसिपेशन हुआ, और दूसरी चीज सेंट्रियोल का कहां पे रोल पार्टिसिपेशन होना? सीलिया के मूवमेंट में पार्टिसिपेशन होना, सीलिया बनाने में पार्टिसिपेशन होना। ये तीनों इत्तेफाक नहीं है, ये तीनों इत्तेफाक नहीं है। आप ध्यान से सुनते रहेंगे, मेरी बात समझ में आएगी, बस सुनते रहिए बस अच्छे से और देखते रहिए बस, और फिर उसके बाद लास्ट में आपसे पूछूंगा समझ में आया क्या, क्योंकि मुझे भी खुद पता चलेगा कि आपको आया कि नहीं आया, क्योंकि मैं जैसा समझाता हूं मुझे पता होता है कि कहां से कितना आया कितना नहीं आया। तो ध्यान से बस देखिएगा आप। चलिए मैं इसको अभी मिटाता हूं। सबसे पहले हम लोग अगर जिसके बारे में बात कर रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल, सबसे पहले हम लोग उसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। बहुत ध्यान से देखते हैं। देखिए यहां पे सब लोग बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप जो है एक सीलिया को देखोगे तो आपको एक सीलिया कैसे दिखाई देगी? इस तरीके से दिखाई देगी, राइट? एक सीलिया आपको ऐसे दिखाई देती है। अगर सीलिया जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो भाई पैरामीशियम देखे हो? पैरामीशियम स्लीपर शेप लाइक स्ट्रक्चर, जिसके किनारे किनारे ऐसे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, रोए जैसे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीलिया कहते हैं, जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, मूवमेंट कराने में मदद करता है, राइट? ये जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर सीलिया दिखाई दे रहा है ना आपको भाई साहब, इसके अंदर क्या होता है आपको पता है? इसके अंदर की अगर मैं ऐसे आपको दिखाऊं, अंदर ऊपर का एरिया हटा देता हूं, छील देता हूं, निकाल देता हूं, तो ये बिल्कुल इस तरह से होता है। ध्यान से देखिएगा। एक रॉड, दो रॉड, तीन रॉड, चार रॉड, पांच रॉड। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने हाथ में 9 ठो पेन ले लीजिए। कितनी पेन ले लीजिए? 9 पेन ले लीजिए, 9 पेन, गोल गोल सा, गोल गोल सा, गोल गोल सा। और 9 पेन को अगर आप लेंगे, 9 पेन को अगर आप लेंगे तो ऐसे एक बंडल बनेगा, और ये जो बंडल बनेगा 9 पेन का, 9 पेनों का जो एक बंडल बनेगा आपका, वो सीलिया का स्ट्रक्चर है। नहीं समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा है? लुक एट दिस डायग्राम। ये देखो, देखो स्ट्रक्चर, आप ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को। इसीलिए मैंने कहा कि मैं हर चीज का स्ट्रक्चर लेके आया हूं। देखिए यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, ये तो आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है बगल वाला, लेकिन ये देखिए, देखिए यहां पे ये सीलिया का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर। लेकिन जब हमने इसकी स्किन को ऊपर से हटाया, जब हमने एक्सोनीम को ऊपर से हटाया, ये एक्सोनीम है, इसको हमने ऊपर से हटाया, तो हमने देखा कि इसमें इस तरह से रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं। और ये टोटल नंबर में कितने हैं? 9 डबलेट हैं, मतलब पेयर में है और 9 है। पेयर में है 9। तुम कहोगे सर इसमें तो 1 2 3 4 18 हो गए, लेकिन हम इनको जो है 9 क्यों गिन रहे हैं? क्योंकि मेरे भाई ये
एक डबलेट का मतलब है, एक डबलेट का मतलब है, एक डबलेट का मतलब है एक माइक्रोफिलामेंट। एक डबलेट का मतलब है एक माइक्रोफिलामेंट। एक माइक्रोफिलामेंट में दो ट्यूब्यूल, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल, एक माइक्रोट्यूब्यूल, और एक माइक्रोट्यूब्यूल में मैंने कहा था दो टाइप्स की ट्यूब्यूल होती है, अल्फा ट्यूब्यूल और बीटा ट्यूब्यूल। तो ये एक अल्फा है और एक बीटा है, तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल। दो माइक्रोट्यूब्यूल, तीन माइक्रोट्यूब्यूल, चार माइक्रोट्यूब्यूल, पांच माइक्रोट्यूब्यूल, छह माइक्रोट्यूब्यूल, सात माइक्रोट्यूब्यूल, आठ माइक्रोट्यूब्यूल, नौ माइक्रोट्यूब्यूल, और ये पूरा मिलकर बनाते हैं फ्लैजिला या सीलिया। और बीच में होता है टू, एक और दो, लेकिन कई किताब और कई वीडियो दावा करते हैं कि ये एक ही है, क्योंकि अगर ये दो एक है तो ये दो भी एक होगा। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई ब्रिज नहीं है, लेकिन इनके बीच में ब्रिज है। और ब्रिज मतलब मोटर प्रोटीन। जैसे इनके बीच में एक ब्रिज होता है इन सभी के बीच में, वैसे इनके बीच, इसलिए इसको 9+2 बोलते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा मेरी बात, बिल्कुल सही बात है। और ये जो किनारे किनारे इसके होते हैं इसको एक्सोनीम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोनीम। और इस, अब देखो यहां पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और देखो ये कहां आके धसा हुआ है, नीचे आके धसा हुआ है। धसा हुआ है कि नहीं, बेसल बॉडी, इसकी बेसल बॉडी, और जो इसकी बेसल बॉडी है वही हमारा सेंट्रियोल है, वही हमारा सेंट्रियोल है, क्योंकि सेंट्रियोल भी किससे बना है, माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। बस अंतर इतना है कि यहां माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट के फॉर्म में है और यहां माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट के फॉर्म में है। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो है, नौ ही, लेकिन यहां डबलेट के फॉर्म में है और यहां पे ट्रिपलेट के फॉर्म में है, इसलिए इसको ट्रिपलेट सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, सेंट्रियोल आपके ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। और यही सेंट्रियोल जो है, ये वही सेंट्रियोल है जो सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर बनाएगा। लेकिन अब आप कहोगे सर कैसे बनाएगा, यही तो पूछना है, कैसे बनाएगा, वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी तक क्या यहां का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ आपको कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। ये आपका सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल का मॉडिफिकेशन है जो सीलिया बना रहा है, फ्लैजिला बना रहा है, और इसके नीचे ये सीलिया है, ये सेंट्रियोल है जो सेल के नीचे जस्ट मेम्ब्रेन के पास में होता है। आप ये बात जान लीजिए कि माइक्रोफिलामेंट जब भी होगा, माइक्रोट्यूब्यूल जो भी होगा, वो जब सेल मैच्योर हो जाएगी, सेल डिवाइड कर जाएगी, वो जाकर के मेम्ब्रेन के पास चला जाएगा, वो मेम्ब्रेन के पास चला जाएगा, और वहां पे जाकर के अगर उस सेल में सीलिया है तो बनाएगा। आप ही के बॉडी में कई टिश्यू ऐसी हैं जिसमें सीलिएटेड टिश्यू होती है, तो वहां पे भी बनाता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? क्या सबको समझ में आ रही बढ़िया से? फाइन। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो यहां पे, अब जो इसने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। आ गई बात समझ में? ये जो इसने रॉड लाइक दिखाया हुआ है, ये जूम करके नहीं दिखाया हुआ। जूम करोगे तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा। अब इस स्ट्रक्चर की बात देखते हैं। अब तुम कहोगे सर आप तो मतलब क्या ही क्या बताते जा रहे हो यार, मतलब कुछ भी बोल दोगे आप कहीं पे भी। अब देखो पहले इस डायग्राम को देखो, आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर, एकदम क्लियर इस डायग्राम साथ होगा। देखो यहां पे लुक एट दिस, लुक एट दिस, देखो एकदम बहुत बढ़िया। देखो शुरू में नई नई सेल बनी, इस सेल से डिवाइड कर गया भाई, दो, एक सेंट्रियोल बना, एक पोल की तरफ है ये, एक पोल की तरफ ये जाएगा, एक पोल की तरफ दूसरा होगा। अब ये गया, देखो ये सेंट्रियोल पहले मदर वाला जाएगा, डिवाइड करके डॉटर बनाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, एक दूसरी जो सेल होगी नई वाली, जो एक और सेल बनी, उसमें भी इसी तरह से होगा। उसमें भी दो सेंट्रियोल बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे, हैं कि नहीं, मान लो इस बात को, चलो ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ये देखो एक सेल है, सेल के अंदर क्या है, सेंट्रियोल, और सेल के ऊपर क्या है, सीलियम, एक्सोनीम, किनारे किनारे की जो लेयर है उसको एक्सोनीम कहते हैं। क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं,
बिल्कुल सिंपल दिख रहे हैं ना, एकदम अच्छे से। कितना बढ़िया डायग्राम है ये, बहुत सुंदर डायग्राम, अति उत्तम। मैं भी इसी तरह बनाने की सोच रहा था। अब ये देखिए, ये आपका हो गया एकदम क्लियर, आपका डायग्राम एकदम बढ़िया से। अब अगला देखो, यहां पे जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, किसका स्ट्रक्चर देखोगे? माइक्रोट्यूब्यूल का। और माइक्रोट्यूब्यूल किसका देखोगे? सीलिया का। जब आप सीलिया का स्ट्रक्चर देखोगे माइक्रोट्यूब्यूल का, ऐसे सेक्शन काट के, मतलब ऐसे 20 से सेक्शन टीएस काट लो, टीएस काट लो, और ऊपर से देखो, ऊपर से देखोगे मेरे भाई, तो ये ऐसा दिखाई देगा। लुक एट दिस, ये डायग्राम देखो आप, ऊपर से देखोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। ऊपर से देखने पे जैसे ये दिख रहा है ना, यहां पे ऐसा। अब ये जो बीच से जुड़े हुए हैं, ये मोटर प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? मोटर प्रोटीन्स होते हैं। ये बीच वाले जो इनको ब्रिज का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ब्रिज का काम करते हैं। ध्यान सुनिएगा, ब्रिज का काम करते हैं। और इसमें जो किनारे किनारे लगे हुए होते हैं, ये डाइनिन प्रोटीन होते हैं। ये डाइनिन प्रोटीन होते हैं, जो डाइनिन कहलाते हैं। ये भी मोटर प्रोटीन की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये रेडियल स्पोक्स होते हैं। ये सब जूम स्ट्रक्चर है, जो आपकी स्ट्रक्चर उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप वही पढ़ोगे। ज्यादा ढंग से आपको कुछ पढ़ना उड़ना नहीं है। ठीक है, बगल बगल इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही, मतलब ये खुद की इसके पास में खुद की एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक्सोनीम कहते हैं। इसके किनारे किनारे एक स्ट्रक्चर होता है। आगे देखो, ये आपका क्या है? सिंगलेट है। ये सेंटर जो होता है वो सिंगलेट होता है। जैसे ये डबलेट होता है, ये सिंगलेट होता है। इसीलिए मैंने अभी एक वीडियो देखा था, अभी तुरंत हाल ही में एक वीडियो देखा 2009 में, मतलब आज से 12 साल पुराना वीडियो था वो। और 12 साल पुराने वीडियो में 9+1 बताया गया था उस वीडियो के अंदर। और लेकिन वो बहुत ही ऑसम वीडियो था। उसका जो इंग्लिश का मटेरियल था वो बहुत अच्छा था। मैंने निकाला है उसको, इंग्लिश का मटेरियल, केवल वो आदमी जो बोल रहा था मैंने उसको लिखा हुआ है। और इतना बढ़िया उसने बोला हुआ है कि मजा आ गई उसका वीडियो देख करके। तो सेंटर सिंगलेट है ये आपका, सिंगलेट, और ये बीच में ब्रिज से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यही चीज आप देखो, यही चीज अगर आप किसमें देखो, शुरुआत में जब ये बनते हैं तो ऐसे रहते हैं 9+0, बाद में ये ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो, लेकिन जब आप देखते हो किसका? इसका देखते हो, इन भाई साहब का। किन भाई साहब का? इन भाई साहब का। सेंट्रियोल का अगर आप देखोगे माइक्रोट्यूब्यूल, तो ये भी माइक्रोट्यूब्यूल है। क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल है। बट ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये ट्रिपलेट के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? ट्रिपलेट के फॉर्म में है। और ये स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ये जो नाम आपका है ये मेंशन है, लेकिन ये डायग्राम मेंशन नहीं है। तो आपके सामने यहां पे डायग्राम भी हाजिर है, आप इस डायग्राम को जरूर बनाएंगे। देखिए यहां पे एक बीच वाला पार्ट होता है। ठीक है, बीच वाला पार्ट होता है। यहां पे दो मेन होते हैं स्ट्रक्चर, एक स्पोक होता है जो ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और एक आपका हब होता है जहां से स्पोक्स निकले हुए रहते हैं। ये सब स्ट्रक्चर के बारे में आपके एनसीईआरटी में लाइन है। जब एनसीईआरटी आप पढ़िएगा तो वहां इन स्ट्रक्चर के बारे में देख लीजिएगा। ये आपका नॉर्मल मोटर प्रोटीन जो इनको जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, आप इसको जानते हैं, इसके लिए कोई हेड नहीं। पिनहेड जो इनको इनसे जोड़ने का काम करते हैं, एक बीच का चैनल। और ये आपकी माइक्रोट्यूब्यूल, ऑलरेडी यहां पे मैंने लिख भी दिया है और लिखा भी हुआ है यहां पे माइक्रोट्यूब्यूल। सो सिंपल डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़ा आपको इसका व्यू बताता हूं, तगड़ा व्यू, कि माइक्रोट्यूब्यूल दरअसल होता कैसे है। ठीक है, सबसे पहले अब हम लोग अपने डायग्राम की तरफ नजर डालते हैं। अंशिका, समझ में आ रहा है? अमीशा, अंशिका, बताओ भाई, समझ में आ रहा है? कुछ नया मिल रहा है? आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कहीं और से भी। चलो देखो, यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, देखो अब
ये जो मैंने आपके सामने अभी बनाया, एक जो मैंने बनाया आपके सामने, ये देखो दो दो का आपको दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है दो दो का। ये जो दो दो आपको दिखाई दिया उस डायग्राम में ना, सामने से वो ऐसा नहीं दिखाई देगा, सामने से नहीं, ये पीछे की तरफ होता है दो दो, ये पीछे की तरफ दो दो होता है, स्पाइरल शेप का होता है। ये पहली चीज आप ध्यान में रखो, ये स्पाइरल शेप का होता है। माइक्रोफिलामेंट की शेप का होता है, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल के शेप का होता है, स्पाइरल शेप का। अब जहां जहां मैंने माइक्रोफिलामेंट बोल दिया है गलती से, आप जान लेना माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। हाँ तो क्या चाहिए, चलो तो यहां पे देखो, अब जैसे ये आपका है, अब देखो यहां पे, अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चीजें देखो यहां पे ध्यान से देखते चलो। ये एक अल्फा होगा तो एक बीटा होगा, एक अल्फा एक बीटा। लो मैंने बीटा खा लिया जो है। अरे यार क्या बताऊं मैं। ये एक हो गया, ये एक चेन हो गई, ठीक है। अब मान लो मैंने दूसरी चेन बनानी हो तो दूसरी चेन थोड़ा सा ऐसे बना दो आप, तीसरी चेन ऐसी, चौथी चेन ऐसी, पांचवी चेन ऐसी, छठवीं चेन ऐसी, सातवीं चेन ऐसी। हाँ क्या बना ही गया, बन ही गया, हो गया। 9 की जगह 10-15 तो बन जाएगा इतने में गोले में। तो चलो मैं बना रहा हूं, ठीक है। आप बस समझ जाओगे आप लोग। 1 3 4 5 6 7 8 9। लुक एट दिस। अब देखो यहां पे ये ऐसे होती है, कुछ 3D में मैं ले जा रहा हूं आपको सामने। मैं बना तो नहीं पाऊंगा 3D में यहां पे, बट आपको लगेगा कि ये जैसे पीछे से आ रहा है। देख रहे हो, देख रहे हो, ये जो छोटे छोटे ना, ये सब यूनिट्स हैं इनके। और हमें ये कैसे दिखते थे, रॉड शेप दिखते थे, लेकिन वो रॉड शेप नहीं थे, वो ये छोटे छोटे प्रोटीन के सब यूनिट थे जो मिल करके बन रहे थे इस तरह का स्ट्रक्चर, जो मिल करके एक रॉड शेप स्ट्रक्चर बन रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, ये मिल करके रॉड शेप स्ट्रक्चर बन रहे थे। अब ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा। दिख रहा है आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ये गोला बना है आपका, ये गोला बना है। अब देखो यहां पे मैं ज्यादा अच्छे से तो नहीं बता पाया, लेकिन फिर भी आप अगर इसको समझोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक 3D स्ट्रक्चर जैसा स्ट्रक्चर है जो आपको बता रहा है कि पीछे से आ रहा है। ये एक ट्यूब बनेगा, ये एक ट्यूब बनेगा, ये दूसरा ट्यूब बनेगा, ये तीसरा ट्यूब बनेगा, और इसी तरह 9 ट्यूब आपको दिखाई देते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन दरअसल वो ट्यूब नहीं होते हैं, वो इस तरीके से दो ठो एक ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, जिसमें 2 ट्यूबुलिन होती है, जिसमें एक होती है अल्फा ट्यूबुलिन और एक होती है बीटा ट्यूबुलिन, और दोनों मिलके बनाते हैं ट्यूबुलिन। और ट्यूबुलिन जब सारी ढेर सारी प्रोटीन ट्यूबुलिन मिलती है तो बनता है माइक्रो ट्यूबुलिन प्रोटीन या माइक्रोट्यूब्यूल। यही मैं आपको समझाना चाहता था, यही है माइक्रोट्यूब्यूल। और माइक्रोट्यूब्यूल, अब आप सोचोगे कि सर माइक्रोट्यूब्यूल जब नई सेल बनती है तो माइक्रोट्यूब्यूल का क्या होता है। जब भी नई सेल बनती है तो ये माइक्रोट्यूब्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं और सेल में फैल जाते हैं, सेल में फैल जाते हैं। और सेल में ये फैल जाएंगे, और जब फिर सेल को इनकी जरूरत पड़ेगी फिर से ये क्या हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म में ही रहेंगे, लेकिन ये टुकड़ों टुकड़ों के फॉर्म में रहेंगे ऐसे। और जब फिर से इनकी जरूरत पड़ेगी तो फिर से ये असेंबल होकर के माइक्रोट्यूब्यूल बना लेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल बना लेंगे। अब मैं आपको एक बहुत तगड़ा एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत तगड़ा। ये कॉन्सेप्ट आप पहले हमेशा ध्यान में रखिएगा। माइक्रोट्यूब्यूल का कभी भी रॉड शेप स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। माइक्रोट्यूब्यूल कोई भी बोले कभी भी रॉड शेप स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। वो तो जैसे छोटे छोटे कंचे लाइन से रख दो वैसा स्ट्रक्चर, जैसे अमीनो एसिड का मैंने बताया था, समझ रहे हो ना, फैले हुए हैं। जब प्रोटीन की जरूरत पड़ी तो सारे अमीनो एसिड ने मिलकर प्रोटीन बना ली। तो उसी तरीके से जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल है वो ट्यूबुलिन से बना हुआ है। तो ट्यूबुलिन सब यूनिट फैली हुई है, सब यूनिट मतलब जब मिलकर प्रोटीन बना लेगी, सब यूनिट फैला हुआ है। और जब इनको बनाना हुआ तो सबके सब क्या हो गए, मिल गए, और सबके सब मिल करके फाइनली माइक्रोट्यूब्यूल बना डाले। क्या बना डाले, माइक्रोट्यूब्यूल बना डाले।
यही चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये है तो बड़ी क्रिटिकल चीज, लेकिन आप जब एक बार इसको समझ जाओगे ना, आनंद ही आनंद है। अब आपको मैं बता रहा हूं, आप 3 टॉपिक बड़े आराम से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम, एक रत्ती भर प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप नंबर 1 उठाओ आज, सीलिया फ्लैजिला पढ़ो, अब प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। अब आप उठाओ सेंट्रियोल, नहीं आने वाली प्रॉब्लम अब आपको। यही देखो, मैंने कहा नहीं, जैसे नैनो पार्टिकल्स तो बहरहाल आप लोग नहीं जानोगे। जैसे मान लो कि आपको मैं दे दूं वो कुछ भी एक ऐसा चीज, जैसे होता नहीं कि आपके पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स टाइप के हो, आप ऐसे फेंक दो, बोलो शेर बन जा, तो शेर बन गया, भालू बन जा, भालू बन गया, मतलब एक पार्टिकल्स टाइप का हो कुछ भी। तो माइक्रोट्यूब्यूल वही है, जब सेल को जरूरत पड़ी सेंट्रियोल बन गया। माइक्रोट्यूब्यूल ने 3 का ट्रिपलेट बना डाला। अब ये तो मैंने सीलिया का बताया, लेकिन ये 3 का ट्रिपलेट बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? सेंट्रियोल का बन जाएगा। 3 का ट्रिपलेट बन जाएगा, सेंट्रियोल का बन जाएगा। यहां पे 3 का ट्रिपलेट, अल्फा बीटा और अल्फा डैश, 3 का ट्रिपलेट बन जाएगा, 3 का ट्रिपलेट बन जाएगा, 3 का ट्रिपलेट बन जाएगा, 3 का ट्रिपलेट, 3 का ट्रिपलेट बन जाएगा। ये भाई साहब बहुत कमाल की चीज है, क्या बता दियो यार तुम, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? यही चीज आपको ध्यान में रखना है ये माइक्रोट्यूब्यूल ही, दोनों के दोनों, चाहे सेंट्रियोल का हो, चाहे सीलिया का हो, और चाहे स्पिंडल फाइबर का हो, सब बने ट्यूबुलिन से ही है। तो मैंने यही तो बताया जरूरत। अब यहां पे देखो, मैं जो एग्जांपल बता रहा हूं इसको बहुत ध्यान समझिएगा। अब इसको, ये एग्जांपल सबसे भयानक है। अब ये बताइए, मैंने जब आपको अभी तक शायद मैंने आपको रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ाया, राइट? पढ़ाया है, रिप्रोडक्शन पढ़ाया है मैंने, अरे इनको पढ़ाया, वर्तिका अंशिका को पढ़ाया, आप लोगों ने तो पढ़ाई होगा। आप लोगों को एक चीज बताया गया होगा हमेशा कि भैया मेरे क्लैमाइडोमोनास जो होता है उसमें पाई जाती है फ्लैजिला, ये क्लैमाइडोमोनास है, इसमें फ्लैजिला पाई जाती है। और ये दूसरा क्लैमाइडोमोनास है भाई साहब, इसमें भी फ्लैजिला पाई जाती है। हमको शुरू में यह बताया जाता था, देखो ये अमेजिंग चीज देखो कि जिंदगी में मेरी क्लास लेकर के ना जिंदगी भर एकदम मजा आ जाएगी एकदम। हमको जिंदगी भर ये बताया था, हमारे टीचरों ने हमको ये बताया कि सर देखो भैया ऐसा होता है कि जब दो क्लैमाइडोमोनास आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मिल जाते हैं, इस तरीके से मिलते हैं ये दोनों, देखो इस तरीके से मिलते हैं ये दोनों जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये तो इनकी फ्लैजिला रिमूव हो जाती है। लो भैया, इनकी फ्लैजिला रिमूव हो जाती है। अब मुझे लगा भाई फ्लैजिला रिमूव हो गई, मतलब मुझे लगा कि ये कोई सेक्सुअल इवेंट होगा, मान लिया सेक्सुअल इवेंट ही है, लेकिन फ्लैजिला रिमूव कैसे हुई? किसने किया होगा फ्लैजिला रिमूव? सेंट्रियोल ने किया होगा। क्योंकि अब देखो रिप्रोडक्शन हो रहा है, अब 2 सेल से कितनी सेल बनने वाली हैं? 1 सेल बनने वाली है, क्योंकि ये फ्यूज करके क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। और जब मेरे भाई जाइगोट बनेगा तो क्या इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा? क्या इसमें सेल डिवीजन नहीं होगा? क्योंकि जब जाइगोट बनेगा तो 2n बनेगा तो इससे नई सेल बनेंगी, तो जो नई सेल बनेंगी क्या उनको सेंट्रियोल नहीं देना है? तो वो कंटेंट क्या ऊपर से आएगा? नहीं, वो कंटेंट यहीं से आएगा। और जब ये छोटे छोटे स्पोर बनते हैं उस टाइम इसमें फ्लैजिला नहीं होते हैं, लेकिन जब ये स्पोर बाहर निकलते हैं और इनको जरूरत पड़ती है सेल को उस फ्लैजिला की तैरने के लिए, तो फिर से फ्लैजिला बन जाती है। मतलब सेंट्रियोल, जब सेल डिवीजन का काम है तो भैया मेरे सेंट्रियोल ने फंक्शन किया क्या बनाने का? स्पिंडल फाइबर बनाने का, सेंट्रोसोम बनाने का, डॉटर सेंट्रियोल बनाने का। लेकिन जब उसको जरूरत पड़ी किसकी? सेल मैच्योर हो गई मूवमेंट करने की, तो उसने सीलिया और फ्लैजिला बनाया। और जब उसको जरूरत पड़ी रिप्रोडक्शन अगेन करने की, तो सीलिया फ्लैजिला को रिमूव कर दिया। और यह सब पॉसिबल हो पाया माइक्रोट्यूब्यूल के कारण, जो न केवल एक साइटोस्केलेटन बनाता है, न केवल तुम्हारी सेल को मैच्योर करता है, इनहेंस करता है, ब्रेक करवाता है। और ब्रेक कैसे करवाएगा? कोई अंदर का आदमी ही तो ब्रेक करवा सकता है सेल। और अगर माइक्रोट्यूब्यूल ना होता तो क्या आपकी सेल 20 से डिवाइड कर सकती थी? कदापि नहीं, क्योंकि सेंट्रियोल भी किससे बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल से। स्पिंडल फाइबर भी किससे बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल से। तो माइक्रोट्यूब्यूल नहीं तो सेल डिवीजन नहीं, साइटोस्केलेटन नहीं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि माइक्रोट्यूब्यूल इतनी इंपॉर्टेंट है।
क्या सभी बच्चे को ये लेक्चर समझ में आया? क्योंकि ये तकरीबन मैंने आपको काफी हद तक बता दिया है। अब एक डायग्राम और बचा हुआ है, यहां देख लीजिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कट कॉन्सेप्ट। देखिए यहां पे वो बात बता रहे हैं, लेकिन ये चूंकि एक रिसर्च पेपर का डेटा है तो भाई साहब ने अपने हिसाब से बताने का काम किया है। जो मैंने आपको गोला गोला करके बताया, इन भाई साहब ने अच्छी कोशिश करी हुई है, बहुत बढ़िया बताया हुआ है कि भाई देखो, इसको गोला गोला तो नहीं बताया, लेकिन इसको टुकड़े टुकड़ों में जरूर बताया हुआ है कि ये टुकड़े टुकड़े जुड़ करके आपका पूरा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये मदर है, मदर से डॉटर बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं भाई, डॉटर बन गया। डॉटर जब बन जाता है तो डॉटर देखो यहां फिलामेंट से जुड़ा भी होता है, ऐसा नहीं कि आपस में अटैच नहीं होते, परपेंडिकुलर भले होते लेकिन फिलामेंट से अटैच होते हैं। ठीक, अब ये है सेल के अंदर का पार्ट, और ये यहां से ले लो, ये सेल के अंदर का पार्ट है और ये सेल के बाहर का पार्ट है। बाहर कौन दिखाई देता है? सीलिया मेरे भाई। तो सीलिया का स्ट्रक्चर होता है ये दोनों, और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर होता है ये, और दोनों यहां पे देखो आकर के क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। क्या है? जुड़े हुए हैं। और ये स्पाइरल शेप के होते हैं। दरअसल ये होते स्पाइरल शेप के हैं। मैं वो डायग्राम लगाने वाला था, लगा नहीं पाया, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो आपको ऐसे दिख रहे हैं ना, ये स्पाइरल शेप के हैं। ये देखो यहां पे देखो भी माइक्रोट्यूब्यूल, यहां पे देखो बना तो हुआ है, बढ़िया अच्छे से तो बना हुआ है पूरा। देखो, देख रहे हो? हमें ये जो रॉड शेप के दिखाई देते हैं, ये ऐसे होते हैं दरअसल। देखो, देख लो, क्लियर? क्या सभी बच्चे को एकदम प्रॉपर समझ में आया? वर्तिका, अंशिका, जिनका जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं वो भी बताएंगे। आज इन सभी बच्चों को आया होगा। देखो, आवाज की प्रॉब्लम को छोड़ दूं ना तो मुझे ये लैपटॉप बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है, एंड मैं क्या ही बताऊं, मैंने लेकर के बहुत अच्छा किया। थोड़े पैसे लगे, लेकिन हाँ जरूरी था। आपकी क्लास के लिए भी अच्छा है और मेरे लिए तो अच्छा है ये। मुझे अब प्रेजेंटेशन बनाने में देखो आलस नहीं लग रही, वरना मुझे यही करने में आलस लगती थी। ठीक, अब देखो यहां पे, अब देखो मैंने दो चीज, माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में तो मैंने आपसे बात कर ली, अभी दो चीज बची हुई है ना, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो और जल्दी जल्दी से हम इसको रीड कर लेते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले साइटोस्केलेटन में हम लोग बात करते हैं वो है मेरा कंप्यूटर है, मेरा कंप्यूटर है, और वो क्या कहते हैं, वो जो बच्चा जो है नीट में अच्छे मार्क्स लाएगा उसको मैं इसको गिफ्ट कर दूंगा, बच्चे को कंप्यूटर गिफ्ट कर दूंगा। हाँ, अच्छे मार्क्स पे भी करूंगा, क्वालिफाई होने पे नहीं, मतलब क्वालिफाई होने पे तो अरे बाप रे बाप, तब तो जान मांग लो। ठीक है, मतलब तुम लोग वो मतलब अच्छा मार्क्स भी गेन करोगे तो भी आप लोगों के लिए बढ़िया एकदम से मस्त आपको दूंगा। ठीक है, हाँ मुझे, लेकिन मेरी हालत खराब हो गई इसको खरीदने में। अभी यूट्यूब पे बोल दूंगा कि भाई नहीं, इतने का लोग सोचेंगे कि यार यूट्यूब पे है, ट्यूशन कोचिंग पढ़ाता है तो यार पैसा कमाता होगा। ये मुझे बहुत महंगा पड़ा, अप्रॉक्स 65,000 के आसपास में गया था मैं। लेकिन मैं हमेशा, जानते हो, मैं हमेशा सस्ते लैपटॉप लेता था और फिर उसके बाद मैं फंस जाता था लेकर के, क्योंकि उससे मेरा जो, मैं जिस लेवल का काम करना चाहता था उस लेवल का काम वो हो नहीं पाता था उससे, और मैं बार बार फंस जाता था। तो 30,000 32,000 मेरे फंस जाते थे, ना पूरा काम भी नहीं हो पाता था और भाई पैसे भी डूब जाते थे, उतने अच्छे से नहीं हो पाता था। अब जैसे तुम्हारा इसमें है, एक बार ट्राई मार लेते हैं, पर पहले लेक्चर हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको ट्राई करते हैं सब कुछ। ठीक है, चलो। यहां पे हम लोग सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल को देखते हैं। ठीक है, अब माइक्रोट्यूब्यूल की तरफ अगर आप नजर डालो तो मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल बारे में बता दिया, सारी चीजें बताई हुई है। माइक्रोट्यूब्यूल आर लार्जेस्ट कंपोनेंट, सबसे ज्यादा जो लंबे कंपोनेंट होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल भाई साहब के होते हैं ऑफ साइटोस्केलेटन एंड आर फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, और ये पूरा साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं। स्कैटर्ड होते हैं, जब जरूरत पड़ता है तो जुड़ करके बन जाते हैं। जैसे मैंने बताया नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और जब जरूरत पड़ी मिल करके पूरी की पूरी बॉडी बना डाला उन्होंने। तो ये चीज जो है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो अब यहां पे देखते हैं।
अब कांग्रेस, थैंक यू सबको बहुत बहुत थैंक यू। चलो, दीज पॉलीमर आर मेड अप, देखो पॉलीमर मैंने कहा नहीं, एक छोटा छोटा मोनोमर होता है, और जो मोनोमर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। दो ग्लोबुलर प्रोटीन दो है, उसमें दो है आपके अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन, और दोनों मिलकर के बना लेते हैं पॉलीमर, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। दैट्स ऑल। ये यूकैरियोट्स में होते हैं नहीं होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल आर फाउंड नॉट ओनली इन यू, अच्छा यूकैरियोट्स में होते हैं, जब एनिमल पढ़ रहे हैं और देख लो अभी, अरे यार क्या यार है, बट इन सम बैक्टीरिया एज वेल, तो कुछ बैक्टीरिया में भी देखने को मिलते हैं, और नॉर्मली यूकैरियोट्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में प्रॉपर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटरमीडिएट फिलामेंट आर मेड अप ऑफ सेवरल स्ट्रैंड। अब इंटरमीडिएट की बात करते हैं, हम लोगों ने केवल इसका स्ट्रक्चर देखा। ये फाइब्रस प्रोटीन के बने हुए होते हैं, दैट आर बाउंड टुगेदर, आपस में जुड़े होते हैं। दीज एलिमेंट ऑफ साइटोस्केलेटन गेट देयर नेम्स फ्रॉम फैक्ट देयर डायमीटर्स 8-10 मीटर, 8 to 10 मीटर इनका डायमीटर्स होता है। और ये साइटोस्केलेटन का जो नाम है ना, वो इनके पाए जाने के कारण है, जैसा मैंने कहा बीच में पूरे सेल में पाया था, बिटवीन द स्मॉलर माइक्रोफिलामेंट और इज बिटवीन द स्मॉलर माइक्रोफिलामेंट एंड लार्जर माइक्रोट्यूब्यूल। इसमें जो छोटे छोटे फिलामेंट होते हैं वो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, जो एक्टिन के बने होते हैं, और जो लंबे लंबे फिलामेंट होते हैं, लार्जर फिलामेंट, वो आपके माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। द इंटरमीडिएट फिलामेंट आर द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ साइटोस्केलेटन एलिमेंट। देखो जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल है, मैंने कहा नहीं, ये साइटोस्केलेटन में इस तरह से होंगे, ये रॉड शेप के, ये बात आप ध्यान में रखिएगा हमेशा। बहुत ये तो मैंने यार आप लोगों को हमेशा एक चीज बताया हुआ है ना। देखो यार मैं आपको बता रहा हूं, मैं फिर से आपको चीजें बता रहा हूं। एक मिनट, थोड़ा बफरिंग दे रहा है, ये सही हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। देखो क्या है ना कि जो आपका ये बफरिंग क्यों दे रहा है मेरे में, एक मिनट रुकिए। ये फोन में बफरिंग दे रहा है, क्योंकि आप में तो सही आ रहा होगा। आई थिंक फोन में बफरिंग दे रहा है ये। हाँ ठीक है, तुमने कुछ पूछा था सवाल, तुमने कुछ पूछा था, अब काट क्यों दिया तुमने सवाल को? चलो चलो, मैं उसके बारे में मैं सर जवाब देता हूं अभी आपको। पहले मैं लेक्चर खत्म कर लूं, फिर मैं जवाब देता हूं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वो बिल्कुल बीच में मौजूद होते हैं। सेवरल टाइप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन आर फाउंड इन इंटरमीडिएट फिलामेंट। यू आर प्रोबेबली मोस्ट फैमिलियर विद केराटिन, जैसा कि आप जानते हो इसमें केराटिन होता है। हाँ, केराटिन होता है, फाइब्रस प्रोटीन होता है, और जो हमारे बेसिकली हेयर वगैरह में होता है, नेल्स वगैरह में होता है, एंड एपिडर्मिस ऑफ द स्किन में होता है। नो डाउट ये सब आपके जो साइटोस्केलेटन है ये डिपेंड करते हैं कि किस बॉडी पार्ट की सेल्स हैं, वो सब ये सब इस बात पर डिपेंड करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन। माइक्रोफिलामेंट आर साइटोस्केलेटन फाइब्रस कंपोनेंट ऑफ एक्टिन सब यूनिट। एक्टिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। एक्टिन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, सेल में बहुत ज्यादा पाई जाती है। कहीं ना कहीं सेल जंक्शन में भी काम करती है, सेल जंक्शन में भी काम करती है, सेल को आपस में जोड़ने का भी काम करती है। इन यूकैरियोटिक सेल एंड कंप्राइज 20% ऑफ टोटल सेलुलर प्रोटीन। एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं वो तकरीबन हमारे यूकैरियोटिक सेल के 20% टोटल सेलुलर प्रोटीन के बराबर होते हैं, मतलब टोटल सेलुलर प्रोटीन का 20% होते हैं। ठीक है। द एक्टिन एमिनो एसिड सीक्वेंस इज हाईली कंजर्व्ड इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये बिल्कुल पूरी तरह से कंजर्व सीक्वेंसेस के रूप में जाने जाते हैं। मीनिंग दैट इसका मतलब है प्रोटीन एमिनो एसिड सीक्वेंस एंड देयरफॉर फाइनल 3D शेप, और इनका अपना एक प्रॉपर 3D शेप होता है। लुक एट दिस, यहां पे आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है थोड़ा स्पाइरल शेप के आपको दिखाई भले दे रहा है, लेकिन ये जो है इसमें आप देखोगे ये दोनों आपके क्या है, ये सभी आपके एक्टिन फिलामेंट होते हैं। इसको आप चाहे ए बोल दो, इसको चाहे आप बी बोल दो, ठीक है। Hen changed last over the course of evolution, maintaining that 80% similarity between algae and humans। तो जो कि आज तक ये कंजर्व कहने का मतलब ये है कि इनमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। जैसे एक्टिन फिलामेंट आप एल्गी में देखते हो, उसी तरह का एक्टिन फिलामेंट आप ह्यूमंस के अंदर भी देखने को मिलता है। तो ये कंजर्व सीक्वेंसेस हैं, इनमें कोई बहुत ही ज्यादा चेंज नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ओ माई गुडनेस, अब समझ में आई बफरिंग क्यों दे रहा था।
मैं मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ आदमी हूँ, मैं अपना जो वो है, वो क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल, वो मैं वाईफाई से नहीं चला रहा हूँ और मैं मोबाइल नेटवर्क से चला रहा हूँ। मेरा जियो का डेटा खत्म हो गया, वो भी 720 पिक्सल पे चला रहा हूँ। बहुत अच्छे, क्या बात है। अब मेरा कहीं मेरा दूसरा वाला रिचार्ज अप्लाई ना हो जाए, हद है यार, क्या ही बताएं। चलो खैर कोई बात नहीं। तो ये आपके कुछ माइक्रो फिलामेंट्स है जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल नॉर्मल आपको याद रखना है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में केवल नाम ही दिया हुआ है, बट आप जानते रहो। माइक्रो फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट के बने हुए होते हैं, वो बेसिकली आपके सेल मेम्ब्रेन की तरफ ज्यादा मौजूद होते हैं, ये बात मैंने आपको बता दिया। इंटरमीडिएट सेल के बीचों बीच होते हैं, और माइक्रो ट्यूब्यूल जो है उसका फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो चलो, तो आज के लिए ही इतना ही रखते हैं इसको। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, कल कर लेंगे बात राइबोसोम की। किसकी बात कर लेंगे कल? राइबोसोम की बात करेंगे। फ्रेशनेस के साथ में राइबोसोम बात करेंगे, अदरवाइज लेक्चर जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक, चलो। हाँ, अब पूछो क्या पूछना है आप लोगों को। क्या इस लेक्चर को कैसा लगा लेक्चर? आप पहले लेक्चर बताइए, फिर उसके बाद हमको बताइए क्या सवाल है आपका, वो आप पूछिए, तब उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। पूछिए, चलिए भाई जल्दी शुरू करिए। हा 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 हा। डेफिनेटली अच्छा लगेगा भाई, बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करी थी। हाँ, तो देखो मैंने आप सबको एक बात बताई हुई है। सबसे पहले कोचिंग को लेके बात कर लेते हैं। देखो क्या है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैं अपने बच्चों को, जिन बच्चों को मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, मैं उनसे यही कहता हूँ कि देखो बायो तो मैं आपको ऑपरेट कर लूंगा, अभी बच्चे बेचारे बड़े टेंशन में हैं। कल की टाइम कल की टाइमिंग आपकी यही 7:30-8 के बीच में एक बार ट्राई मार लिया करो, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, देखो कुछ बात आप थोड़ा सुन लीजिए, फिर उसके बाद आराम से जाइएगा। देखिए बात ऐसी है कि ये जो दो चीज़ें हैं, मेरे बच्चे जब पूछते हैं, तो आज मेरे बच्चे देख लिए, सिलेबस देख रहे थे तो बड़ा डर वर गए, क्योंकि उनका सिलेबस अभी बहुत ज़्यादा ख़त्म नहीं हो पाया। क्योंकि यार ऑफलाइन में मैं बड़ा बेकार हूँ, मतलब ऑफलाइन में मेरे में एक प्रॉब्लम है कि मैं पूरा बताने के चक्कर में ये ऑनलाइन वाली चीज़ें भी सोचता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उनको बताऊँ, और इस चक्कर में मेरा थोड़ा सा एक दिक्कत ये हो जा रहा है कि लेक्चर बहुत इन्हेंस हो जा रहा है। तो अब पता है यार, वो 30 और 30, मतलब आप मान लो कि अगर मैं 2 क्लास उनकी लेता हूँ, एक तो प्रैक्टिकल की क्लास होती है उसको भी क्लास ले रहा हूँ, और क्लास ले रहा हूँ, फिर भी जो है आप ये जान लो कि मुश्किल से 50 मिनट मिलते हैं, 50-60 मिनट। वर्तिका अंशिका जानती हैं कि सर जो है 50-60 मिनट तो सर को कहानी बताने में लग जाते हैं, और 50 से 60 मिनट सर केवल पढ़ाते हैं, चाहे 3 घंटे का लेक्चर हो चाहे 1 घंटे का लेक्चर हो। बट मुझे पता है ये बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है, मैं कभी कभार कर देता हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ें पता होती, बहुत टाइम नहीं खराब करना चाहिए, ज़रूरी होता है इस टाइम, ये टाइम ही तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, ये बात होता है कि मैं उनको रेगुलर पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई कहानी नहीं सुनाता, आप सब कुछ सही से करता हूँ, क्योंकि बच्चे बड़े ईमानदार हैं। बच्चे कहते हैं सर पढ़ाइए ज़्यादा, कहानी कम बताइए। मतलब अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई पे बहुत फोकस करते हैं, वो हमारी बात हम ही पे अप्लाई करते हैं। कुल मिला के बात इतनी सी है। तो वो खुद ही कहते कहते सर हम लोग को अच्छा, और बहुत अच्छा, मतलब मैंने तो उन लोग बच्चों की कॉपी जांची थी और एग्जाम कॉपी जांची थी, सभी के मार्क्स बहुत ही अच्छे आते हैं। कुछ भी नहीं हिंट देता हूँ, कुछ भी नहीं बताता हूँ, बस पढ़ाता हूँ बस, और फाइनली उनके नंबर अच्छे आते हैं, और बहुत स्मार्टली, बहुत स्मार्ट बच्चे। तो उसके बाद हम वहाँ पे अपना पढ़ा रहे हैं, और सभी बहुत साई, बहुत अच्छे बच्चे। तो उनको भाई अब आज फिजियोलॉजी वाला सिलेबस देखे, कहे सर आप तो बोल रहे थे फिजियोलॉजी बड़ी, थोड़ा सा मतलब फिजियोलॉजी टाइम लेगा सर, 2 महीने बचे हुए हैं और हमारी फिजियोलॉजी प्लांट और एनिमल बची हुई है। तो हमने कहा कि यार देखो बचा तो है, और हाँ जाओ तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ तुम, जिनको अर्जेंट है जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो है वही अपना फिर बातचीत अपनी हुई, और उसके बाद मैटर मैंने बताया, मैंने कहा हो जाएगा भाई। तो मैंने उनसे एक चीज़ ज़रूर कहा, मैंने उनसे ये कहा कि देखिए आपको मैं बायो पढ़ा दे रहा हूँ, केमिस्ट्री भी मैं, मुझे जो भी आती है, जहाँ तक भी आती है बढ़िया आती है, कोई दिक्कत नहीं है, 11th तक में बड़े आराम से आ जाती है, मैं पढ़ा देता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें 11th में केमिस्ट्री में ऐसी हैं जो मेरे से ज़्यादा अच्छा भी पढ़ा सकते हैं लोग, बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। केमिस्ट्री तो मेरे से अच्छा पढ़ा ही सकते हैं लोग, ऐसी बात नहीं कि मैं केमिस्ट्री में महाधुरंधर हूँ, पढ़ा सकते हैं लोग।
तो उसके बाद मतलब मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन हाँ जैसे मैं है थोड़ा सा मुझे देखना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, थोड़ा सा मतलब पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। अब उसके बाद ये हुआ कि मैंने उनको यही बोला कि भाई आपको मेरे ऊपर नहीं बैठना चाहिए कि नहीं भाई सर पढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे। वही चीज़ जो मैं आप लोग को हमेशा कहता हूँ कि देखो तुम इस पे मत डिपेंड रहो कि तुम्हारे स्कूल में टीचर क्या पढ़ा रहा है, वो जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाने दो उनको। आपको अभी मैं एक जो टॉप 10 में जो एक लड़का आया हुआ था, मैं उसका वो देख रहा था, इंटरव्यू था, ऐसे आ ही गया मेरे यूट्यूब पे, मैं जनरली देखता उगता नहीं हूँ बट देख रहा था, एम्स का लड़का था। मुझे वो उसमें बता रहा था कि उसने जिंदगी भर एक ही चीज किया। मैं जब लोगों से ये कहता था कि जब मेरे से कोई गार्जियन मिलने आता था तो मैं यही कहता था लोगों से कि भाई एनसीईआरटी, वो गार्जियन आता मुझे यही कहता था, पहला उसको सवाल क्या होता था मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि आप लोग भी समझोगे। वो मुझसे कहता था सर क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे। जैसे भर्तिका अंशिका लोग तो अंदर रहते थे, इनको नहीं पता, बट बहुत सारे गार्जियन आते थे वहां पे, सर क्या कराएंगे। और मैं उनसे बस एक बात कहता था, एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा मेरे भाई, और जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वही लगवाऊंगा। एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, प्रीवियस ईयर का पेपर लगवाऊंगा। नो डाउट पेपर जो होता है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है या पेपर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जाम में, लेकिन जो पेपर है वो पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। मैक्सिमम लोग क्या काम करते हैं, मैं भी वो काम करता हूं, मैं मैक्सिमम लोगों में मैं भी हूं, ज्यादातर लोग नया पेपर नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। या तो मेरे टीम मेंबर में कोई एक ऐसा मेंबर हो, तीनों लोग बराबर बराबर काम करें। मुझे बायो का देखना रहे, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री वाला देखे, फिजिक्स का फिजिक्स वाला देखे। अब हमारे साथ में प्रॉब्लम होती थी, हमारे साथ में 3 टीचर जुड़े हुए थे, लेकिन भाई 2 टीचर एकदम वही हैं, नहीं उतना जानते थे, टेक्निक नहीं पता थी। अगर मुझे अकेले बायो को देखना होता तो मैं बायो बड़े आराम से क्वेश्चन पेपर देख लेता, बना देता, उतना मेरे पास टाइम होता था आराम से उस टाइम पे। लेकिन मैंने यही कहा कोई कुछ नहीं बनाता बनाता, तो वो आते थे कहते सर क्या प्रोवाइड कराएंगे, हम कहते थे सर बस ये वाली कोचिंग तो सर जो है ये अपना उनको नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, ये प्रोवाइड कराते हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं उस बच्चे का इंटरव्यू देखा मैंने, उसने मुझसे कहा कि इतना बड़ा स्कैम चल रहा है इस वाले पूरे लोचे में, नीट और आईआईटी को लेकर के इतना बड़ा स्कैम, लोगों ने इसको हवा बना डाला। ये एग्जाम केवल हुआ इसलिए है क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ कंपटीटर बहुत ज्यादा है। 15 लाख 16 लाख किस एग्जाम में बैठते हैं बच्चे, किसी में नहीं बैठते। किसी एग्जाम में 15 लाख 16 लाख बच्चे कहां बैठ रहे हैं, लेकिन इन एग्जामों में 15 लाख 16 लाख बच्चे जाकर के बैठ रहे हैं। इस एग्जाम को टफ केवल एक चीज ने बनाया है, वो है नंबर ऑफ कंपटीटर्स ने। बाकी ये एग्जाम टफ नहीं है, एग्जाम तो नीट का सिंपल है भाई। जिस एग्जाम में से पूरे मार्क्स आ रहे हैं वो एग्जाम कहां से एक हार्ड हुआ मुझे आप बताओ। बच्चा अच्छे से बायो पढ़ के जाए 400-450 नंबर ला के चला आएगा आराम से, बड़े आराम से, प्यार से, लेकिन एक सब्जेक्ट अच्छा करके जाए वो कहां से एग्जाम टफ है। 50% के ऊपर मार्क वो गेन कर ले रहा है, कहां से टफ है, एग्जाम नहीं टफ है, कंपटीटर टफ है। रीजन उसके पीछे का यही है। अब लोगों ने डाल दिया गार्जियन के वहां, नीट टीम बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज, कोई पास ना कर सकता, सब पास कर सकते, सभी क्वालिफाई हो कर सकते। केवल एक चीज से बच्चा पिछड़ रहा है, वो है कंपीट करना। कैसे कंपीट करेगा बच्चा, जो है कंपीट करेगा जब उसको एक अच्छी सोसाइटी मिलेगी। कोचिंग उस मामले में बड़ी कोचिंग उस मामले में अच्छी होती है कि नहीं भाई वहां पे लड़का का पढ़ने का मन भी बीच में भटक भी गया ना 4 बार, तो दूसरे लड़के को देख के सीख जाएगा। कई दफे बिगड़ जाता है, कई दफे सीख लेता है, अच्छा बच्चा सीख लेता है। उस लड़के ने सबसे बढ़िया बात है, सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है, और उसने अपनी जिंदगी में बताया कि मैंने केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ी। 100%, हर कोई 100% एनसीईआरटी बायो का लिखता है। मैं दूसरा क्यों पढ़ाऊं, मुझे नहीं समझ में आता। हम स्कूल में थे, हमको टीचर कह रहे हैं सर वो रेफरेंस बुक दे दूं आपको। हमने बेवकूफ हो गया तू, मतलब क्यों, व्हाई, हमें क्यों चाहिए। हमें पता है कि भैया मेरी प्यास जो है पानी बुझेगी, हम कोल्ड ड्रिंक काहे पीने जाएं, भले उसमें 10 तरह की चीजें क्यों ना मिली हो, वो 54 रुपए लीटर क्यों ना मिलता हो, लेकिन हम उसको क्यों पिए। हम 20 रुपए के पानी से अगर हमारी प्यास बुझती तो हम 54 रुपए की चीज क्यों पीने जा रहे हैं फालतू में। और वो हमको वही बताता है। हमको कोचिंग वाले स्कैमर यही बताएंगे कि भैया हम आपको ये देंगे, हम आपको अपना असाइनमेंट देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, हम आपको कूड़ा देंगे, हम आपको कबाड़ा देंगे, और इतनी भयानक भयानक चीजें बताते थे भाई कभी कभी मुझे नहीं आता।
कभी कभी तो मुझे नहीं आता, इतनी भयानक भयानक चीजें असाइनमेंट में लिखी हुई हैं। हम कहते हैं कि एनसीईआरटी कब आएगा ये क्वेश्चन, मुझे ये बता दें। कभी नहीं आएगा, वो क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं। वो लोग उठाते हैं 1990 का क्वेश्चन, 2010 का क्वेश्चन, जब नीट थी ही नहीं, सीपीएमटी आईपीएमटी थी, और सीपीएमटी आईपीएमटी इतनी मोटी मोटी बुकें, वो सब है ही नहीं है नीट में, एनसीईआरटी में। क्यों दे रहा है उसको फालतू में? कुछ लोग बीएससी का ज्ञान उसी में डाल के बैठे हुए हैं। मैं आज आपके सामने लेक्चर बना रहा हूं, लेकिन मैं कभी बच्चे को नहीं बोलता कि जाके मेरे सारे लेक्चर अनअकैडमी पे देख लो। क्यों नहीं बोलता जानते हो? मैं असलियत बता दूं आपको, अनअकैडमी के भी, जजेज की भी। मैं जब भी अनअकैडमी पे जैसे ही मैंने पढ़ाया, उस टाइम पे मैं ग्रेजुएशन पढ़ाता था। मैं जो ग्रेजुएशन में पढ़ के आता था वही जाकर अनअकैडमी पे उड़ेल देता था ना। अनअकैडमी उसको देखता था कि ये कंटेंट कैसा बना है, कैसा नहीं बना है, कुछ नहीं। अब जो बच्चा उसको पढ़ा होगा उसको तो लग रहा होगा ये नीट में आएगा। नहीं, ऐसा नहीं मैंने उसको छला है, नहीं। उसमें मैंने उसको पूरी नॉलेज नहीं, प्रॉपर लैंग्वेज मैंने उसको बताया वो चीज, लेकिन मैंने उसको एनसीईआरटी की लाइन नहीं बताई। और एनसीईआरटी लाइन पिक कर रहा है, नीट लाइन पिक कर रहा है। आई बात समझ में? लेकिन जब मैं जागा तो वो सो गया। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान में रखना अपनी तरफ से, कि मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं यूट्यूब पे, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको बहुत ही कम और बहुत ही सीमित प्राइस में आपको कंटेंट दे रहे हैं। आज बहुत कम और बहुत सीमित प्राइस में आपको कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं बफर हो रहा है थोड़ा सा। चलो, थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी तो भी क्या सही है। तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको कम में बढ़िया दे रहे हैं। ठीक है, कम में बढ़िया दे रहे हैं, तो आप कुछ मत करिए, आप बड़े आराम से उनको आप ज्वाइन कर लीजिए। कॉन्स्टेंटली आप अपनी पढ़ाई करिए, बस 10 बातें मत सोचिए, कौन क्या पढ़ा रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। बस आप अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए, लगातार करते रहिए, और जो भी जैसा भी है लोगों का अपना, उनको जो भी कर रहे हैं टीचर लोग अपना उनको करने दीजिए, उनसे सीखिए। लेकिन ज़रूर देखो, मैं हमेशा कहता हूँ आप अपने स्कूल से थोड़ा सा भी परसेंटेज में सीखते हो तो आगे आपको बहुत ही अच्छा वो काम करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, और मैंने पहले भी जो आपको बताया हुआ है वही काम आप करो बस, और कुछ नहीं। सभी होगी, चले गए। ठीक है, बाकी यार तो बस वही है। अब मैं बार बार किसी प्लेटफॉर्म का नाम क्यों लूँ? तो आप बिल्कुल भी मत परेशान हो के करके, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ऐसे जा करके नहीं कि नहीं हमें लेना है, हमें वहाँ का सब्सक्रिप्शन ले लेना है, ये कर देना वो कर देना। भाई देखो, सीधी सी बात है कि जो भी ऑनलाइन टीचर है उनको 10 और भी काम होते हैं, वो कितना अच्छा आपको पढ़ा रहे हैं, कितना अच्छा नहीं कर रहे हैं। और बस आप सिंपल, आप सस्ते दाम पे जाइए। हम तो भाई बढ़िया से कहते हैं कि हर एक टीचर को अपनी छवि नहीं खराब करनी होती है। अगर कोई कम दाम में आपकी कर रहा है तो बेस्ट दिल से मानो कि वो मदद कर रहा है बेचारा। ठीक है, और मदद कर रहा है तो आपके पास अच्छा मौका है, आप लेके किसी भी एक आदमी का पहले पढ़ लो। मैं कहता हूं आपको जीरो आता है तो आपको कुछ तो आएगा, आपको कुछ तो आएगा, फिर आप आगे धीरे धीरे बढ़ जाइएगा। आपके पास में तो अभी टाइम है, आप अभी
12th क्लास में हो, आपके पास में अच्छा टाइम है तो भाई आप उसको यूटिलाइज कर लो बढ़िया अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बढ़िया मन लगा के पढ़ो, बायो मैं हूं ही, खत्म कर ही रहा हूं मर मर के तो बढ़िया आराम से करता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सभी लोग अपना ख्याल रखिए और कल मिलते हैं राइबोसोम के वीडियो पे। ठीक है, टाटा बाय बाय।